हाँ तो दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्रमुख मध्यवर्ती पहाड़ियों की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अरावली है। अरावली के बाद में आपके पड़ जाती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद बालाघाट है, उसके बाद अजंता, हरिश्चंद्र, ये आपके पश्चिमी घाट, ये पड़ जाते हैं पूर्वी घाट। तो इन सब की बात करेंगे, उसमें से हमने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पढ़ लिया है। तो हम आज बात करेंगे कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये आपके जो पर्वत श्रृंखला है इसको बोला जाता है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला खुद भी एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। अब ब्लॉक पर्वत श्रृंखला क्या होती है हमने बात कर ली है, इसके लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। सतपुड़ा भी क्या है, एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। अगर सतपुड़ा की विशेषता की बात करें तो सतपुड़ा यानी इस पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ये किस प्रकार से, जरा आप इधर ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे। ये सतपुड़ा के उत्तर में देखो एक नदी बह रही है, उसका नाम है नर्मदा। इसके दक्षिण में एक नदी बह रही है, इसका नाम है क्या? ताप्ती नदी। अगर हम यहाँ की भी बात करें तो यहाँ पर भी सेम खनिज पाए जाते हैं, और वो जो है वो कहाँ से पड़ते हैं? चूना पत्थर पड़ता है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर पड़ जाते हैं। और ये भी जो है आपके निर्माण के अंदर, भवन निर्माण के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल आते हैं। और सतपुड़ा भी पर्वत श्रृंखला जो है वो अपर्दित है, यह भी एक अपर्दित पर्वत श्रृंखला है। इसलिए ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। छोटी छोटी पहाड़ियों में आपको क्या देखने को मिलता है? तो सबसे छोटी छोटी अनेक पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ आपको दिखती है गिर, लेकिन गिर पहाड़ी है, गिर के साथ में मांडव है, मांडव के साथ में वृद्धा है, ये सारी पड़ती है गुजरात के अंदर। तो सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला की बात करें, सतपुड़ा की प्रमुख पहाड़ियां कौन सी है? नंबर 1 ये गिर, मांडव और वृद्धा। गिर, मांडव, वृद्धा ये सारी पड़ जाती है गुजरात के अंदर। कहाँ पड़ जाती है? गुजरात। फिर हम बात करते हैं कौन से की, नंबर 2 की बात की जाती है तो ये पड़ जाते हैं, देखो सतपुड़ा, राजपीपला, ये दोनों कहाँ पड़ जाते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ जाते हैं। ठीक है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ये पड़ जाती है गुजरात व मध्य प्रदेश। और अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं जैसे राजपीपला और महादेव की। राजपीपला की बात कर ली, महादेव की बात कर ली, ये दोनों ही किधर पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है, एमपी के अंदर पड़ती है। अगर हम बात करें तो और की बात की जाती है तो लास्ट पड़ती है आपके कौन सी? मैकाल पर्वत श्रृंखला। ये पड़ जाती है आपके मैकाल पर्वत श्रृंखला, या मैकाल की जब बात की जाती है तो ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश, तो है ही मध्य प्रदेश के साथ साथ में ये छत्तीसगढ़ भी चली जाती है, तो ये पड़ जाती है आपके छत्तीसगढ़। ठीक है, और जो राजमहल है ये आपके किधर पड़ जाती है? झारखंड भी पड़ता है और पश्चिम बंगाल में भी जाती है। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है
इसमें देखो मुख्यतः ये तीन तो जो है आपके किधर पड़ जाती है, एमपी में पड़ जाती है। ये पड़ जाती है आपके एमपी में प्लस छत्तीसगढ़ में, ये पड़ जाती है आपके झारखंड, झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल में पड़ जाती है। ठीक है, तो इनकी बात कर रहे थे अपन, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है ये धूपगढ़। कितनी है, तो ये है 1350 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक पड़ती है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ये पड़ती है देखो सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, वो पड़ जाती है धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई की बात करते हैं तो ये पड़ जाती है 1350 मीटर ऊंची। और इससे एक नदी निकलती है, आप जानते होंगे, एक पड़ जाती है आपके मैकाल पर, है ना, जिसको बोलते हैं सेकंड ऊंची चोटी। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं कि ये तो पड़ जाती है आपके अमरकंटक। अमरकंटक की बात करते हैं तो अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, ये पड़ जाती है 1350 मीटर। नहीं भाई 1350 नहीं है, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, 1050 मीटर ऊंची है। ठीक है, अगर धूपगढ़ से कोई पूछ ले किस नदी का उद्गम होता है, तो धूपगढ़ से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, अरे सॉरी भाई, धूपगढ़ से निकलती है ताप्ती नदी, थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी, ताप्ती नदी। और अमरकंटक से जो नदी निकलती है उसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी की उत्पत्ति। हालांकि अमरकंटक जो है वो एक प्रकार से पहाड़ी इलाका है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से पहाड़ी इलाका पड़ता है जिसके चारों ओर खूब सारी नदियां गिरती रहती है। जैसे इनके इधर पड़ जाती है एक नदी चलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। इधर एक नदी चली जाती है, इधर एक नदी आती है इंद्रावती, इंद्रावती नदी आती है। इधर एक चली जाती है जिसको बोला जाता है महानंदा नदी। ठीक है, इधर एक आती है जिसको बोलते हैं सोन नदी। तो अमरकंटक जो है वो 1350 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये है आपके अमरकंटक, और ये है 1050 मीटर ऊंचा। इसलिए इसको बोला जाता है पवित्र धाम, क्योंकि यहाँ खूब सारी नदियों का उद्गम स्थल भी देखने को मिलता है। और इंद्रावती नदी तो बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि ये गोदावरी की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है, ये पड़ती है आपके गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, और यहाँ पर एक जलप्रपात बनाते हैं जिसको बोला जाता है चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात बोला जाता है। ये जलप्रपात काफी फेमस है, पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंचा जलप्रपात पड़ता है, सबसे बड़ा कोई जलप्रपात पड़ता है तो वो है नियाग्रा जलप्रपात, उत्तरी अमेरिका के अंदर पड़ता है। अपने भारत का जलप्रपात कहा जाता है ना, जिसको मिनी नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं, वो है चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में पड़ता है भाई, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात कर ली। आगे हम बढ़ते हैं अजंता बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। देखो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं आपके बालाघाट, अजंता और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। तो इधर पड़ जाता है एक तो बालाघाट, बालाघाट पर्वत श्रृंखला बोल दो या पहाड़ी बोल दो,
एक पड़ जाता है आपके कौन सा, अजंता। अजंता की पहाड़ियां बोली जाती है। एक पड़ जाता है बालाघाट, सॉरी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां पड़ जाती है। ठीक है, तो इनको क्यों जानते हैं? ये पहली बात तो सारी की सारी किधर पड़ती है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। किधर पड़ती है? मध्य प्रदेश नहीं जी, ये सारी की सारी पड़ती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इसमें से अजंता बालाघाट ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें अजंता की गुफाएं पड़ती है, अजंता की गुफाएं, जो कि प्राचीन काल में अजंता की गुफाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के स्तूप यहां पर हैं। एक मिनट भाई, बौद्ध धर्म के प्राचीनतम साक्ष्यों के रूप में, प्राकृतिक शैलाश्रय रूप में यहाँ देखने को खूब सारे मिलते हैं। इसके बाद में आप पढ़ेंगे एक तो पश्चिमी घाट, फिर पढ़ेंगे दक्षिणी घाट, फिर पढ़ लेंगे पूर्वी घाट, यहाँ बीच में पड़ जाएगी नीलगिरी की पहाड़ियां, तो वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने? देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें, बालाघाट जो है वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। बालाघाट महाराष्ट्र की एक फेमस जगह है। अजंता बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। हरिश्चंद्र एक राजा हुए थे, ऐतिहासिक राजा, उनके लिए प्रसिद्ध है। एक सत्यवादी राजा हुए थे, उनके लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर अमरकंटक की बात की जाए तो अमरकंटक खूब सारी नदियों का उद्गम स्थल है, ये आपने पढ़ ही लिया था, इसलिए इसको धर्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और काफी खूबसूरत जगह है, लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। और कहते हैं यहाँ पर एक इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय भी है। कौन सा विश्वविद्यालय है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी जनजातीय यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है ये है अमरकंटक। और अमरकंटक जो है वो जीव संरक्षित क्षेत्र भी है। अमरकंटक को एक जैव संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में शामिल किया गया। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के अंदर रूप में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई, हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब पश्चिमी घाट की। किसकी बात करेंगे? पश्चिमी घाट की बात करते हैं। पश्चिमी अगर घाट की बात की जाए तो ये है आपके, देख लो, गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यही रह जाता है। इनके यहाँ इस साइड में जो पर्वत श्रृंखला है इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट बोलते हैं। और पश्चिमी घाट के अंदर बोला जाता है कि यहाँ इस पूरे पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। और इस सह्याद्री को एक 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पड़ता है। ये इनको क्या करता है? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के अंदर विभाजित कर देता है। इस वाले पूरे को क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री। सह्याद्री बेसिकली किसको बोल रहे हैं? और ये वाली जो पड़ जाती है इसको बोला जाता है दक्षिणी सह्याद्री। देखो, इस सह्याद्री के अंदर बात करें तो ये पूरी पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री कहलाती है। यहाँ एक छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला पड़ती है, उसके बाद में ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इस वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ पहाड़ियां पाई जाती है। यहाँ कुछ इस प्रकार से पहाड़ियां पाई जाती है। इन पहाड़ियों के कुछ नाम हैं, कुछ पर्वत चोटियां हैं जो काफी फेमस है। ठीक है, जैसे एक पहाड़ी यहाँ की फेमस है, एक पहाड़ी यहाँ की फेमस है। तो ये कुछ इस प्रकार से जानी जाती है।
और अगर हम बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी काफी फेमस पड़ती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सी पहाड़ियां, उनकी बात की जाती है। तो पहली जो पहाड़ी पड़ जाती है इसका नाम है कलसुबाई। क्या है पहाड़ी का नाम? इस पहाड़ी का नाम पड़ जाता है आपके कलसुबाई पड़ जाती है। यह है आपके 1646 मीटर ऊंची। फिर जो दूसरी पड़ जाती है इसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर है, यह पड़ जाती है 1438 मीटर ऊंची। देख लो, उत्तरी सह्याद्री के अंदर जो पर्वत श्रृंखला पड़ती है वो कुछ इस प्रकार से पड़ जाती है। ठीक है, हम जब आगे बात करते हैं तो इस पर्वत चोटी का नाम पड़ जाता है हरिश्चंद्र चोटी। आपने पढ़ी थी क्या? हरिश्चंद्र पहाड़ी पढ़ी थी, हरिश्चंद्र चोटी पढ़ी है। और एक और चोटी है जिसका नाम है सलहरे चोटी। क्या नाम है? सलहरे चोटी पड़ जाती है। एक हमने इस वाली पर्वत चोटी को भी पढ़ा है जो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची मान ली जाती है, और इसका एक नाम है आपके कौनसी कुद्रेमुख। बहुत ही फेमस चोटी है, कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? कहाँ पर है ये है कर्नाटक में, कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती है। और ये पड़ जाती है आपके 1892 मीटर ऊंची। अगर हम बात करें इधर, तो ये वाली जो पहाड़ी पड़ जाती है इस पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी नाम है इसका। एक और नाम मिलता है पुष्पगिरी भी, पुष्पगिरी नाम मिलता है। ये पड़ जाते हैं आपके 1714 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, इधर की ये जो पहाड़ियां पड़ जाती है, पहले तो अगर हम इन पर्वत चोटियों की बात करें तो वो अलग है। यहाँ की जो पर्वत चोटी है इनको बोला जाता है हाथी पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? ये हाथी पहाड़ियां। ये दक्षिणी घाट पड़ता है, इसको बोला जाता है इलायची की पहाड़ियां। इलायची पहाड़ियां बोलते हैं, इलायची पहाड़ियां बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। इधर पड़ जाती है आपके पिलानी पहाड़ियां। पिलानी पहाड़ियां पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आपके दक्षिणी घाट की पहाड़ियां। इस वाले पूरे को क्या बोलते हैं सारे लोग? इसको पूरे को बोला जाता है पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। और पश्चिमी घाट का ही एक नाम रखा है इन्होंने। क्या नाम है इसका? सह्याद्री। और फिर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री के दो भाग करता है, तो एक ऊपर में रह जाता है जिसको बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिण में रह जाता है जिसको बोलते हैं दक्षिण सह्याद्री बोलते हैं। इसको जो बोला जाता है वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी है ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रह जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी रह जाती है ये वाली, जिसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है वो कितनी है? तो वो है 2637 मीटर ऊंची। अगर हम बात करें कि ये वाली जो पहाड़ी पड़ती है इसका क्या नाम है, तो एक मिनट, ये जो पहाड़ी है इसका नाम पड़ता है आपके अगस्त मलाई। अगस्त मलाई जो है, और इधर जो हाथी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम पड़ता है अनाईमुडी। अनाईमुडी नाम मिलता है। कितनी है? ये है 2695 मीटर। अगर हाथी पहाड़ियों का ही और नाम देखा जाए तो इन्हीं को बोला जाता है अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ियों को ही हाथी पहाड़ियां बोलते हैं, एलिफेंट हिल्स बोली जाती है। ये जो नदी है अगस्त मलाई जो है, वहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कौन सी नदी? ताम्रवर्णी। ताम्रवर्णी नदी निकलती है, जिस पर एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम है पापनासम। पापनासम परियोजना पड़ती है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से रह जाती है। अगर हम बात करें जैसे महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है क्या?
कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। आपके इस ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से भी एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कौन सी नदी? कावेरी नदी है, कावेरी नदी पड़ती है। ठीक है, बाकी ऐसी खूब सारी नदियां पड़ती है। अगर हम मैप के अनुसार बात करेंगे तो यहाँ की सबसे ऊंची, अगर उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो पड़ती है कलसुबाई। ठीक है, ये कितनी है? 1646 मीटर है। फिर दूसरी महाबलेश्वर, बाकी बहुत सारी है लेकिन थोड़े बहुत नाम याद रखो, ठीक है, वरना रहने दो। फिर ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश बहुत फेमस है, जो कि सह्याद्री को दो भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री बांटता है। फिर दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करें या दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो 1892 में पड़ती है। सॉरी, अगर सह्याद्री की बात करें, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो पड़ती है कुद्रेमुख, जो कर्नाटक में है, बाबा बुदनगिरी और कुद्रेमुख, ये जो दो पहाड़ियां पड़ जाती है। हम इनकी अगर बात करते हैं तो ये वाली जो है किसके लिए जानी जाती है? कॉफी उत्पादन के लिए। फिर दूसरी सबसे ऊंची चोटी ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी, जहां से कावेरी नदी निकलती है। फिर बाद में पड़ जाती है नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ठीक है, फिर यहाँ जो दक्षिणी घाट पड़ता है ना, दक्षिणी घाट, इसमें तीन आपके पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। एक तो है अन्नामलाई, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। एक पड़ती है इलायची की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अगस्तमलाई, और वहां से एक नदी निकलती है ताम्रवर्णी नदी। दक्षिण भारत की या भारत की सबसे दक्षिणतम नदी की बात करते हैं तो वो नदी कौन सी है? ताम्रवर्णी नदी है। ठीक है, फिर अगर हम और बात करें तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से फेमस है। हम आगे बढ़ते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, कुछ समझना हो, पूछना हो तो कमेंट कीजिए आप। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की अगर बात की जाती है तो पश्चिमी घाट भी एक भ्रंश जनित कगार है। भ्रंश जनित कगार है। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो निर्माण की बात करें तो अरब सागरीय जो प्लेट है वो नीचे धंस गई थी, जिस कारण भारत का ऊपर उठा हुआ भाग रह गया था। अरब सागरीय प्लेट नीचे धंस गई, यहाँ सागर समुद्र आ गया था और ये कुछ इस प्रकार से बन गई। जैसे पहले ये प्लेट यहाँ थी, इसमें दरार पड़ी थी, ये कुछ इस प्रकार से बन गई थी। यहाँ आ गया सागर और ये पड़ गया आपके कौन सा? पश्चिमी घाट। तो अरब सागरीय प्लेट के नीचे धंसने से निर्मित हुआ है कौन? पश्चिमी घाट। अगर हम बात करें इनके विस्तार की, इनका विस्तार हो जाता है कि ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में चलती है आपके एक जगह जिसका नाम पड़ता है कन्याकुमारी तक। और अगर हम इनके विस्तार की बात करें या राज्यों की बात करें तो ये कितने राज्यों में फैली हुई है? तो ये पड़ जाते हैं, देखो, आपके महाराष्ट्र, इसके बाद में पड़ जाते हैं गोवा के बाद कर्नाटक के बाद केरल के बाद तमिलनाडु। ये 5 राज्य रह जाते हैं, है ना। तो यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ से एक नदी बहती है और उस नदी का नाम बड़ा फेमस है। उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? वो है ताप्ती नदी। और दक्षिण में एक बिंदु पड़ता है जिसका नाम है कन्याकुमारी। इसका नाम क्या है? तो वो है कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इनका विस्तार है। अगर हम और बात करें तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, या पश्चिमी घाट के विस्तार की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? पश्चिमी घाट की लंबाई पड़ जाती है 1300 मीटर। चौड़ाई तो है नहीं, इसकी औसत ऊंचाई मानते हैं। औसत ऊंचाई कितनी है? तो इस पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई मानी जाती है आपके कितनी? 900 से 1300 मीटर मानी जाती है। कितनी लंबाई भाई? किलोमीटर में। ठीक है,
और ये 900 से लेकर 1300 मीटर जो है इनकी औसत ऊंचाई है, देखने को मिली है। फिर अगर हम बात करें कि ये जो आपके पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री भी कहा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सह्याद्री भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित कौन करते हैं, तो वो करता है आपके 16 डिग्री अक्षांश। पश्चिमी घाट बोल दो या सह्याद्री बोल दो, तो इसको 2 भागों में विभाजित करता है, 2 भागों में विभाजित, 2 भागों में विभाजित किया जाता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो इनको 2 भागों में बांटता है। एक का नाम मिलता है उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और ऐसे के ऐसे एक जो है दक्षिण की तरफ पड़ता है जिसको बोला जाता है दक्षिणी सह्याद्री। क्या बोलते हैं? दक्षिणी सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है। अब उत्तरी सह्याद्री जो है वो पड़ती है महाराष्ट्र में, और दक्षिणी सह्याद्री पड़ जाती है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इनको नोट्स बनाना, मैं आपको पूरे के पूरे नोट्स के फॉर्म में भी लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ठीक है, तो आप भी इनके जरूर नोट्स बनाना है। देखिए हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की, भ्रंश जनित कगार है क्योंकि भ्रंश या ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के रूप में बना है। ये अरब सागरीय प्लेट नीचे धंस गई थी जिस कारण से इस पश्चिमी घाट का निर्माण हो गया था। विस्तार की बात करते हैं तो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, या राज्यों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक। इसकी जो लंबाई की बात की जाती है वो है 1300 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई है 900 से 1300 मीटर की बात की जाती है। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोला जाता है। सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हम बात करते हैं कि कौन से, तो उत्तर में रहने वाली उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण में रहने वाली दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तर में महाराष्ट्र के अंदर जो रहने वाला पश्चिमी घाट है उत्तरी सह्याद्री कहलाता है, और कर्नाटक के अंदर रहने वाला दक्षिणी सह्याद्री, और केरल के अंदर रह जाता है उसको बोलता जाता है दक्षिणी घाट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन उत्तरी सह्याद्री की। उत्तरी सह्याद्री, देखो हमने बात की थी उत्तरी सह्याद्री की। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी की बात करें तो एक और आता है उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि उत्तरी सह्याद्री में इनमें सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। तो पहली तो है आपके कलसुबाई, कलसुबाई जो पड़ जाती है 1646 मीटर ऊंची, और दूसरी पड़ जाती है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कितनी रह जाती है? ये रह जाती है आपके 1438 मीटर ऊंची, और ये दोनों को दोनों जो पड़ती है वो पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। फिर जब हम बात करते हैं महाबलेश्वर की, तो महाबलेश्वर से एक आपके दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी निकलती है या सबसे बड़ी नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कृष्णा। तो कृष्णा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कृष्णा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वो होती है महाबलेश्वर से। दूसरी बात करें, महाबलेश्वर के अंदर बादल फटने की समस्या बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती है, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अनुसंधान विकसित करने के लिए एक केंद्र विकसित कर दिया जिसको बोला जाता है भारतीय मेघ अनुसंधान केंद्र। भारतीय मेघ अनुसंधान केंद्र बोला जाता है।
ये कहाँ विकसित किया गया है? तो ये किया गया है महाबलेश्वर के अंदर। एक और जगह जानी जाती है जिसको अपन नाम देते हैं त्रिम्बक पठार। क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं त्रिम्बक, हम एक नाम देते हैं जिसको बोला जाता है त्रिम्बक पठार। और त्रिम्बक पठार से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोला जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ये जो आपको त्रिम्बक पठार देखने को मिलता है, ये मिलता है महाराष्ट्र के अंदर जो पठार है, जो फेमस पठार है, उसी का नाम है त्रिम्बक पठार। इसके बाद में हमने पढ़ी थी दक्षिणी सह्याद्री। कौन सी पढ़ी थी? दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी थी कुद्रेमुख, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उसका नाम था कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख कितनी ऊंची है? तो ये पड़ जाती है आपके 1892 मीटर ऊंची रह जाती है। अगर हम बात करें दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऊंची पर्वत चोटी, तो उनकी बात की जाती है तो इसका नाम आता है कौन सी? तो इसका नाम मिलता है ब्रह्मगिरी। क्या नाम मिलता है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी बोल दो या बोला जाता है पुष्पगिरी। पुष्पगिरी ये पड़ जाती है 1714 मीटर ऊंची। इसमें आपके कुद्रेमुख कहाँ पड़ती है? देखो, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी ये दोनों ही जिस जगह पर रहती है उस जगह का नाम है कर्नाटक। तो दोनों ही कर्नाटक से है और ये दोनों ही महाराष्ट्र से है, इसलिए अपन ने उत्तरी सह्याद्री दी थी महाराष्ट्र, दक्षिणी सह्याद्री दी थी कर्नाटक। इसके अलावा हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से एक नदी निकलती है, दक्षिण की पवित्र नदी मानी जाती है। कावेरी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से होती है। एक और है जगह जिसका अभी नाम लिया था अपन ने कुद्रेमुख। क्या नाम दिया था? कुद्रेमुख नाम दिया था। कुद्रेमुख के साथ साथ में हमने एक नाम दिया था बाबा बुदनगिरी। तो बाबा बुदनगिरी और कुद्रेमुख ये दोनों ही कर्नाटक में कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा ये भी जाना जाता है कि यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री देखने को मिलती है। देखो एक बार दोबारा फटाफट देख लेते हैं, सामने आपके मैप बना हुआ, इधर ध्यान दीजिए, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। अगर आपको पूछे कि उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग कौन करता है, तो अलग करता है आपके यहाँ एक पड़ जाता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, 1646 मीटर ऊंची है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर, यहाँ कृष्णा नदी निकलती है और भारतीय मेघ अनुसंधान केंद्र स्थित है। त्रिम्बक पठार से गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी, 1714 मीटर है, कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है। फिर हम बात करते हैं कि बाबा बुदनगिरी और कुद्रेमुख कॉफी उत्पादक के रूप में बहुत प्रसिद्ध है और ये लौह अयस्क के लिए रूप में भी जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास हम यहीं पूरी करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमने इसके अंदर आपके जो पड़ जाती है
पश्चिमी घाट जो है वो पूरा पढ़ लिया। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो, जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, तो आप इस चैनल को शेयर करें, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे आने वाले भविष्य में ये आपके लिए कामयाबी में मील के पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद।